आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति। कि बेसिकली होता क्या है, जो कोलाइडी कण बनता है उसके ऊपर आवेश रहता है। जो कोलाइडी कण का निर्माण होता है, मान लो कि अगर ये कोलाइडी कण बना हुआ है तो इसके सतह पर आवेश का अधिशोषण होता है। आवेश का अधिशोषण होता है और ये आवेश किस प्रकार से आता है हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर ये कोलाइडी कण है, इसके कण के सतह पर आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। इसके सतह पर आवेश का अधिशोषण होता है और ये कैसे होता है उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ये तो या तो जो आवेश की उत्पत्ति होगा या तो प्लस आवेश की उत्पत्ति होगा या धन आवेश की उत्पत्ति होगा या ऋण आवेश की भी उत्पत्ति हो सकती है। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो धन आवेश इसके ऊपर बनेगा या ऋण आवेश बनेगा, सॉरी, या तो ऋण आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ये कैसे होता है उसके बारे में हम लोग इसमें समझने वाले हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि चूंकि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण गमन करते हैं, हम लोग विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण गमन करते हैं। जब विद्युत क्षेत्र, जैसे हम लोग देखने को ये मिलता है कि अगर विद्युत क्षेत्र का बात करेंगे, अगर विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कण को रख दिया जाता है तो वो गति करना शुरू कर देता है। वो गति करना शुरू कर देता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी कोई विद्युत क्षेत्र में और कोई विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश को रखा जाता है तो इस आवेश पर एक बल लगना शुरू हो जाता है। इस आवेश पर एक बल लगना शुरू हो जाता है। तो बल लगेगा तो ऑब्वियस है कि ये गति करने लगेगा। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि कोई कोलाइडी कण को अगर एक विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, कोई कोलाइडी कण को अगर हम एक विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र में रखने के कारण ये क्या करने लगता है, गति करने लगता है। अभी जो गति करने लगता है तो बेसिकली इसका ऑब्वियस है कि जब भी एक गति करने लगता है इसका मतलब ये है कि ये जो कोलाइडी कण है इस पर आवेश है, तभी जाके विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ऐसा बाद में पता चला। इन कणों के विद्युत क्षेत्र के आवेश रहता है। अब ये प्रश्न यही उठता है कि इन पर आवेश आता कैसे है, इन पर आवेश आता कैसे है। इसी के बारे में एक सिद्धांत दिया गया, इसी के बारे में एक सिद्धांत दिया गया जिसको बोला गया आयनों के अधिशोषण का सिद्धांत। आयनों के, अब ये क्या होता है कि ये जो कण होता है, ये अगर कोलाइडी कण है तो इस पर आयन का अधिशोषण होने लगता है। मतलब इसके सतह पर अधिशोषित हो जाता है। आयन का मतलब होता है या तो ऋण आवेश या धन आवेश। ठीक, आयन का मतलब ही होता है या तो ऋण आवेश, ऋणात्मक आयन या धनात्मक आयन। तो अगर इस पर आयन का अधिशोषण हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि इस पर आवेश आ जाएगा। तो ये आयन का अधिशोषण किस प्रकार से होता है, ये एक सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति उनके सतह पर विलयन में उपस्थित आयन, अब वही चीज़ बताया जा रहा है। जब एक हम लोग विलयन का बात करते हैं तो इसी विलयन में कौन सा कोलाइडी विलयन का बात करें, अगर कोलाइडी विलयन में क्या होता है कि आवेश रहता है। कोलाइडी विलयन में क्या रहता है, आयन रहता है। वही आयन क्या होता है, टूट जाता है। वही आयन या धनायन ऋण आयन होता है जो कि कोलाइडी कण के ऊपर क्या हो जाता है, अधिशोषण हो जाता है। उसका अधिशोषण हो जाता है। अधिशोषण का मतलब भी बताया गया है कि जब सतह पर कोई चीज़ आकर चिपक जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि ये जो अधिशोषण होता है कि ये कैसे होता है। तो विद्युत अपघटन की अल्प मात्रा में कोलाइडी विलयन हमेशा मौजूद रहती है। देखो, ये जो कोलाइडी विलयन होता है विद्युत अपघटन के अल्प मात्रा में भी हमेशा मौजूद रहती है। यदि अपोहन हम लोग विधि पढ़े थे, तो अपोहन आदि क्रिया द्वारा इन्हें पूर्ण रूप से दूर किया जाए। अब देखो, अगर अपोहन का विधि अपनाकर, अपोहन एक क्या है, शोधन क्रिया है। एक शोधन क्रिया है, किसका, एक शोधन का क्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडी कण को शुद्ध करते हैं। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो कोलाइडी कण जो होता है ना उसको हम लोग, कोलाइडी कण जो होता है उसको हम लोग शुद्ध करते हैं। कोलाइडी कण को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध करते हैं। अपोहन एक प्रक्रिया है जो कोलाइडी कण को शुद्ध करते हैं। अगर हम ये चाहे कि अपोहन की विधि से जो कोलाइडी कण के ऊपर आवेश है, जो कोलाइडी कण के ऊपर आवेश है उसका हम क्या कर दे, उसका क्या कर दे, इस पर से आवेश को हटा दे, इस पर से इसको आवेश को हटा दे। आवेश को हटाने के कारण, अगर आवेश को दूर करते हैं तो जो कोलाइडी आयन, कोलाइडी जो विलयन होता है ना वो अस्थायी हो जाता है, वो अस्थायी होता है।
मतलब वो कोलाइडी विलयन खत्म हो जाता है, वो कोलाइडी विलयन खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? तो ध्यान समझना है। होता क्या है कि मान लो कि ये कण है, कण के ऊपर आवेश है, धन आवेश है, सब पर अगर रहेगा तो सब पर धन आवेश ही रहेगा। एक विलयन के अंदर जितना भी कण रहेगा सबके ऊपर क्या रहेगा? धन आवेश रहेगा। अब देखो, जब ये एक विलयन के अंदर है, कोलाइडी कण के आकृति में है, तो सब पर धन आवेश रहेगा, तो एक दूसरे से पास जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसलिए धन आवेश एक दूसरे को क्या करता है? एक दूसरे को विपरीत दिशा में बल लगाता है, तो एक दूसरे से दूर भागता है। इस कारण से ये एकजुट नहीं होगा। लेकिन जैसे इस पर आवेश को हटा देते हैं ना, तो ये कण क्या होने लगता है? जुड़ने लगता है। ये कण जुड़कर एक बड़ा कण का निर्माण कर लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तो ये अवक्षेप के रूप में, ठोस के रूप में बन जाता है, जो कोलाइडी कण के आकार के ये नहीं रह जाता है, और कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस कारण से हम लोग क्या अपवहन की विधि से इस पर के आवेश नहीं हटाते। अगर आवेश हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आवेश हटाते ही ये कोलाइडी विलयन नहीं रह जाएगा। इस बात को समझना है, ठीक। आवेश के कारण ही कोलाइडी विलयन बना हुआ रहता है। इसलिए कि हम पढ़े थे शुरुआत में हम लोग पढ़े थे, तो शुरुआत में हम लोग ये परिक्षेपण विधि पढ़े थे। तो परिक्षेपण विधि में क्या पढ़े थे कि बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत बड़ा कण होता है, और ये कण टूटकर जब एक विलयन में हम लोग डालते हैं, तो ये कण टूटकर क्या हो जाता है? कोलाइडी कण के आकार के बराबर हो जाता है। कोलाइडी कण के आकार के बराबर हो जाता है। तो उसको हम लोग कौन सा विधि बोले थे? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिक्षेपण विधि बोले थे। उसको हम लोग क्या कहते थे? परिक्षेपण विधि बोले थे, ठीक। तो परिक्षेपण विधि में बड़ा कण जो होता है, जो कोलाइडी कण के आकार का नहीं होता है, लेकिन ये टूट कर क्या हो जाता है? कोलाइडी कण के आकार में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते थे? तो परिक्षेपण विधि कहते थे। अब अगर इस पर का आवेश हटाते हैं ना, तो फिर से ये क्या हो जाता है? बड़ा कण बना लेता है। जुड़ कर क्या हो जाता है? फिर से ये बड़ा कण बना लेता है। इसीलिए इस पर आवेश रहना अति आवश्यक है, और चाहते हैं कि ये कोलाइडी विलयन बना रहे। तब बात समझ में आया? आगे दिया हुआ है कि इनके कण एक साथ जुड़कर बड़े, वही चीज हम अभी बताए, और वो अवक्षेप के रूप ले लेते हैं, और बड़ा कण एक पृथक हो जाता है, तो फिर कोलाइडी कण के आकार के बराबर नहीं रहता है, तो वो कोलाइडी विलयन समाप्त हो जाता है। कोलाइडी कणों पर आवेश और उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उसमें उपस्थित आयन उसके सतह पर रहे। ये आयन कोलाइडी कणों की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। वही अधिशोषण का घटना होता है। फलतः सतह पर एक विद्युत द्विध्रुव सतह की उत्पत्ति हो जाती है। इसके कारण इसके ऊपर एक द्विध्रुव सतह की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब एक दूसरा सतह का निर्माण हो जाता है। एक अधिशोषित आयन के कारण दूसरे विपरीत आवेशयुक्त आयनों के कारण जो माध्यम में प्रसरित सतह की रचना होती है, उसी को हम लोग द्वितीयक सतह, यहाँ के द्वितीय सतह के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर, इसके चारों ओर एक और क्या होता है? एक और ये प्लस आयन होने के कारण इसके सतह पर एक और ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ये क्या है? द्वितीयक सतह। अब इसको आगे हम लोग एग्जाम्पल समझ पाएंगे कि किस प्रकार से। तो होता क्या है, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड। फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का सूत्र देखेंगे, इसको हम लिखते हैं FeOH3, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। अभी जब फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड होता है, तो इसका हम कोलाइडी कण बनाना चाहते हैं, तो इसको एक विलयन में डाला जाता है, और किसके विलयन में? इसमें क्या मिलाया जाता है? फेरिक क्लोराइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? फेरिक क्लोराइड मिलाया जाता है। देखो, जैसे इसमें फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे, फेरिक क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? FeCl3 होता है। FeCl3 होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है? जैसे ये विलयन में डालते थे, ये आयन के रूप में टूटता है। फेरिक क्लोराइड आयन के रूप में टूटता है। कैसे टूटता है? Fe3+, यहाँ 3 हुआ है तो इस पर 3+ आता है, और यहाँ पर ये 1 हुआ है तो इस पर 1 माइनस आता है। तो ये इस प्रकार से टूट जाता है। तो ये आयन के रूप में टूट जाता है। तो होता क्या है, जो फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड रहता है, तो फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड के ऊपर धन आवेशित क्या हो जाता है? अधिशोषित हो जाता है। इस पर क्या होता है? ये धन आवेशित क्या हो जाता है? अधिशोषित हो जाता है। और जब इस पर धन अधिशोषित हो जाएगा, तो जो ऋणात्मक वाला है, जो Cl- है, इसके चारों तरफ लेयर क्या करता है? इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है। इसी को हम लोग डबल लेयर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डबल लेयर कहते हैं। तो बात समझ में आया? मान लो कि ये फेरिक ऑक्साइड है,
और ये जो है प्लस से जो दिखा रहे हैं ये Fe3 प्लस है। ये क्या है? Fe3 प्लस है। अब इसके ऊपर जब ये अधिशोषण का घटना हो गया तो इसके चारों तरफ एक और लेयर बनाता है जो कि Cl माइनस का होता है और इसके चारों ओर क्या होता है? माइनस आवेश ऐसे उत्पन्न हो जाता है। तो इसके चारों तरफ ऐसे माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये दो लेयर का निर्माण कर लेता है, इसीलिए इसको डबल लेयर हम लोग कहते हैं कि ये डबल लेयर की उत्पत्ति कर लेता है। ये डबल लेयर का उत्पत्ति कर लेता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन अभी ध्यान में रखना है जो अभी अब बताए इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें लिखने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग डालेंगे कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति। वो हेडिंग डालने के बाद अब लिखना आयनों के अधिशोषण के सिद्धांत। इसमें क्या दिया गया? आयनों के अधिशोषण के सिद्धांत दिया गया। आयनों के अधिशोषण के सिद्धांत दिया गया। अब इसको लिख लेना है, इसको लिख लेना है। इस सिद्धांत के अनुसार कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति उनके सतह के विलयन में उपस्थित आयनों के अधिशोषण के कारण होता है। यहाँ तक लिखना है, ठीक है? अधिशोषण के कारण होता है, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब अगर इसका एग्जाम्पल का बात करेंगे, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से लिखेंगे ये वाला। ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसको लिखना है थोड़ा सा वेट कर ले। FeOH3 Fe3 प्लस और यहाँ पर बाहर में 3 Cl माइनस। इसका मतलब यहाँ पे है, आकृति से दिखा सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक कोलाइडी कण है। इस कोलाइडी कण को जो नाम इंडिकेट किया जा रहा है कौन सा कोलाइडी कण है? ये है FeOH3 है, ऐसे लिखना है। OH3 यहाँ बाहर में 3, ठीक है? OH3 है। अब इसके सतह पर सबसे पहले एक धन आवेश उत्पन्न होगा। इसके सतह पर एक धन आवेश उत्पन्न हो रहा है और इस धन आवेश को हम लोग किससे दिखा रहे हैं? तो Fe3 प्लस से, Fe3 प्लस से। और इसके बाद एक लेयर का निर्माण होता है, इसके बाद एक लेयर का निर्माण होता है जो कि माइनस वाला आवेश का लेयर एक बन जाता है। माइनस वाला आवेश का लेयर इसके ऊपर बन जाता है। इसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं किससे? Cl माइनस। ऐसे इस प्रकार से इंडिकेट करना था। ये डबल लेयर भी कहलाता है, इसी कारण से इसको हम लोग डबल लेयर की उत्पत्ति बोलते हैं। इसके सतह पर क्या हो गया? डबल लेयर की उत्पत्ति हो गया। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सिद्धांत दिया गया 100 आयन सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत दिया गया 100 आयन सिद्धांत। इसमें ये किसी कारण से नहीं होता, ये अपने आप क्या कर लेता है? इस पर अपने आप अपने सतह पर आयन का निर्माण कर लेता है। ये अपने आप अपने सतह पर क्या करता है? आयन का निर्माण कर लेता है। तो ये अपने आप अपने सतह पर आयन का निर्माण कर लेता है। अगर हम इसका बात करेंगे तो 100 आयनन सिद्धांत में सेल्फ आयनाइजेशन थ्योरी, इसके अनुसार कोलाइडी कण स्वयं ही आयनित हो जाता है। इसके अनुसार इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और इसका एग्जाम्पल का बात करेंगे, सोडियम पेमिटेट, स्टीरेट और ओलिएट साबुन, ये सब साबुन का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि अपने आप अपने सतह पर क्या करता है? अपने आप आयन का निर्माण कर लेता है। इन कोलाइडी विद्युत अपघटन में आवेश की उत्पत्ति आयनों के अधिशोषण के कारण नहीं होता है। तो इसमें अधिशोषण का कोई घटना नहीं होता है, बल्कि ये अपने आप हो जाता है। बल्कि कोलाइडी कण स्वयं ही ऋण आयन होते हैं। इसमें कोलाइडी कण स्वयं ही ऋण आयन होते हैं। इसमें ऋण आयन ही होता है और दूसरा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे इसमें सबसे पहले लिखना है, तो इस बात को ध्यान में लिखना है। इसको 2 नंबर देकर लिखना है 100 आयन सिद्धांत। उसको 1 नंबर देकर लिखना था इसके पहले वाला सिद्धांत को। इसमें लिखना है इसके अनुसार कोलाइडी कण स्वयं आयनित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ तक, सबसे पहले यहाँ तक लिखना है, फिर लिखना है यहाँ से कोलाइडी कण स्वयं ही ऋणायन होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखना है सोडियम एसीटेट
विद्युत अपघट्य है, एक विद्युत अपघटनीय पदार्थ है, मतलब ये इसका विद्युत अपघटनीय होता है, ये आयनित होकर एरिस्टिएट आयन का निर्माण करता है। देखो यहाँ से Na प्लस निकल गया और इसके ऊपर क्या हो गया, माइनस आ गया, तो स्वयं एडिन आयन का निर्माण कर लिया, प्रदान करते हैं, यहाँ तक लिखना, ठीक है। और आगे इसमें एक नोट करके लिखना है, इस प्रकार के कोलाइडी कणों को, इस प्रकार के कोलाइडी कणों को, इस प्रकार के कोलाइडी कणों को मिसेल्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद लिखना है, इस प्रकार के कोलाइडी कणों को मिसेल्स कहते हैं। इस प्रकार के कोलाइड जब क्या होता है, स्वयं आयनित हो जाते हैं, वैसा पदार्थ जो स्वयं आयनित हो जाते हैं, वैसे कोलाइडी कण क्या कहलाता है, मिसेल्स कहलाता है। वैसे कोलाइडी कण क्या कहलाता है, मिसेल्स कहलाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसका कुछ कोलाइडी कण का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, घनाविष्ट सॉल, ऋण आवेश। अच्छे, इस बात को हम यहाँ पर बताए भी थे कि सॉल जो होता है ये कोलाइडी विलयन को ही सॉल कहते हैं। कब? जब कोलाइडी विलयन क्या हो, लिक्विड फॉर्म में हो। जब कोई कोलाइडी विलयन किस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, तो उस कोलाइडी विलयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉल कहते हैं। उस कोलाइडी विलयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉल कहते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं जीटा विभव और इनसे संबंध गुण के बारे में। ये जीटा विभव क्या होता है, जो जीरो पोटेंशियल भी हम लोग कहते हैं। जीटा विभव को हम लोग जीरो पोटेंशियल भी कहते हैं। बगल में आप बात कर रहे हैं जीटा विभव, जब कोई ठोस द्रव के संपर्क में रहता है, जब कोई भी चीज अगर ठोस और द्रव जब विलयन रहता है और उसके संपर्क में रहता है, तब ठोस और द्रव के पृथक्कारी तल, जब दोनों को जो अलग करता है पृथक्कारी तल, आयनों के एक दृढ़ सतह उत्पन्न होती है। आयनों के एक क्या करता है, दृढ़ सतह उत्पन्न करती है। इस दृढ़ सतह का एक भाग ठोस के तल पर स्थित रहता है और इसके दृढ़ सतह के का स्थिर भाग पर रहता है। अब देखो बात यहाँ पर समझना है, बताया जा रहा है कि जब भी हम लोग विलयन का एक बात करते हैं, या कोलाइडी विलयन हम यहाँ पर बात करते तो कोलाइडी विलयन का ही बात करेंगे। अगर कोलाइडी विलयन का बात करते हैं, इसमें दो चीज़ें रहता है, एक द्रव रहता है और एक ठोस रहता है। मान लो कि ये जो हम ब्लू कलर से दिखा रही है द्रव को दर्शा है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठोस को मिलाते हैं। इसी को सॉल्व भी हम लोग कहते हैं। तो अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठोस को मिलाते हैं। अगर हम इसमें ठोस को मिलाएंगे, ये मान लो कि ये ठोस का कण है, इसमें हम ठोस को मिला दिए, तो क्या देखने को मिलता है कि इसमें हम लोग पहले से पता है कि दृढ़ सतह का निर्माण होता है। दृढ़ सतह का निर्माण में थोड़ा देर पहले बताया कि जो कण होता है तो उसके ऊपर अगर एक धन आवेश बनता है तो इसके कारण इसके ऊपर एक ऋण आवेश की भी उत्पत्ति होती है। तो ये दो सतह का निर्माण करता है। वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर दोनों का कण का बात करेंगे, एक ठोस का एक द्रव का, पृथक्कारी सतह, पृथक्कारी मतलब होता है कि अलग करना। एक ठोस का ये कण है, मान लो कि ये द्रव का कण है, इसको अलग करने वाला सतह जो होगा उसको पृथक्कारी सतह यहाँ पर बोल रहे, तल बोल रहे हैं, ठीक। आयनों का एक दृढ़ सतह उत्पन्न होती है, इसी के बीच में आयन रहता है। ये द्रव का है, मान लो कि यही हम क्या ठोस को दिखाए, इसके बीच में दो सतह का निर्माण हुआ है ना, एक प्लस वाला है माइनस वाला। इसके बाद का जो लेयर होता है ये किसका रहता है, तो यही मान लो कि द्रव का लेयर, यही किसका लेयर है, इसके बाद वाला सतह द्रव का लेयर है। तो ये द्रव का लेयर है यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि ठोस के तल पर स्थित रहता है। अब देखो एक दृढ़ सतह जो यहाँ पर बनता है, तो एक दृढ़ सतह जो होता है, तो ये एक दृढ़ सतह, ध्यान समझना है कि ये ठोस वाले पर मान लो कि ये प्लस वाला जो रहेगा और शोषित किसके ऊपर रहता है, ठोस के ऊपर रहता है। लेकिन सेकेंड वाला जो लेयर होता है वो किसके सतह से जुड़ा रहता है, तो वो द्रव के सतह से जुड़ा रहता है। वो किसके सतह से जुड़ा रहता है, तो द्रव के सतह से जुड़ा हुआ रहता है। बात को अच्छे समझना है, यहाँ पे हम क्या बोलना चाहते हैं कि जब भी एक विलयन बनाते हैं, एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं, इस कोलाइडी विलयन में बात को समझना है कि एक द्रव मिला रहता है जिसको हमने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया है, और दूसरा क्या रहता है, तो दूसरा यहाँ पे क्या रहता है, तो दूसरा यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया है जो ठोस के कण को दर्शा रहे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग तो रहता है, ऐसा तो नहीं होता है कि पूरी तरह से उसी में मिल जाता है, दोनों एक दूसरे से क्या रहता है, अलग। तो हम यहाँ पर बात जो कर रहे थे, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो द्रव होता है, ठोस होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, लेकिन इसके बीच में दो सतह बन रहा है। तो जो पहला सतह बन रहा है, जो पहला धन आवेश का सतह बन रहा है, वो किससे जुड़ा रहता है,
ये जो पहला धन आवेश का सतह बन रहा है ये ठोस पदार्थों का जुड़ा रहता है, और जो दूसरा जो ऋण आवेश बन रहा है वो किससे जुड़ा रहता है, तो द्रव के सतह से जुड़ा रहता है। इस प्रकार से ये वर्क करता है। इसे दीर्घ सतह का स्थित भाग कहते हैं। यह धन और ऋण आयनों का बना होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि एक धन का होता है, धन या ऋण आयन का बना होता है। दीर्घ सतह का पूरा भाग आयनों की चलायमान सतह का बना होता है। तो ये पूरा भाग चलायमान सतह का बना हुआ रहता है। ये पूरा भाग जो होता है चलायमान सतह का मोबिक लेयर होता है, जहाँ से इधर उधर मूव किया जा सकता है। यह द्रव के भीतर फैला रहता है, और यह धन और ऋण दोनों प्रकार के आयनों का बना होता है। किंतु इसका कुल आवेश स्थित भाग पर आवेश के बराबर होता है, किंतु विपरीत चिन्ह वाला होता है। तो देखो यह कुल आवेश का बात करेंगे तो जितना ऋणायन होगा उतना ही क्या होगा, धनायन होगा। जितना ऋणायन होगा उतना ही क्या होगा, धनायन होगा। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिखाया गया कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ठोस है। ठोस के सतह पर आके चिपक चुका है कौन, धन आवेश आके चिपक चुका है, और अधिशोषित हो चुका है कौन, धन आवेश। अब अगर इसका बात करेंगे तो इसके बाद जो क्या होगा, बहुत सारे ऋण आवेश रहेगा, एक दो धन आवेश भी दिख सकता है, लेकिन ऋण आवेश धन आवेश यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पे जो ये बनता है लेयर, तो ये क्या होता है, तो ये चलयमान होता है। ये तो फिक्स हो जाता है, आके यहाँ पर चिपक गया तो इसके ठोस के सतह पर प्लस धन आवेश आके चिपक गया, लेकिन ये क्या होता है, चलायमान होता है। चलायमान मतलब ये इधर से उधर गति कर सकता है। तो इसके दूसरा सेकंड वाला जो लेयर होता है उसका जो आवेश होता है वो इधर से उधर गति कर सकता है, उसको हम लोग चलायमान सतह कहते हैं। और इसके कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीटा विभव कहते हैं। उसी कारण हम लोग क्या कहते हैं, जीटा विभव कहते हैं। और जीटा विभव को हम लोग जीरो विभव के भी नाम से जानते हैं, इसलिए कि इसका जो विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसको हम लोग जीरो विभव के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ठोस के सतह पर क्या हो गया, माइनस आवेश का अधिशोषण हो चुका है। माइनस आवेश का अधिशोषण हो चुका है, तो ये स्थिर सतह है। ये क्या है, स्थिर सतह है। इसमें कोई इधर उधर नहीं हुआ होगा, इसलिए कि ये ठोस पर क्या हो चुका है, अधिशोषित हो चुका है। लेकिन ये द्रव में फैला हुआ है। ये क्या है, ये आवेश द्रव में फैला हुआ है, इसको हम लोग चलायमान सतह कह रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीटा विभव के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग जो चलायमान सतह होता है उसी को जीटा विभव के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब दीर्घ सतह पर स्थित भाग, जो दीर्घ सतह पर स्थित वाला जो भाग है, धन आवेश रहता है, किंतु स्थिर भाग पर ऋण आवेश रहता है। दोनों हो सकता है, या धन आवेश रहे या ऋण आवेश रहे। हम लोग आप ऊपर में दोनों देखें। हर स्थिति में चलायमान सतह पर कुल आवेश स्थिर सतह पर कुल आवेश के क्या होते हैं, बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के साथ होता है। तो वही चीज बताया जा रहा है। हर स्थिति में ऐसा देखने को मिलता है जो चलायमान सतह का कुल आवेश होता है और स्थिर सतह के कुल आवेश के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना स्थिर सतह पे आवेश होगा उतना ही चलायमान सतह पर भी क्या होता है, आवेश होता है। तो ये एक दूसरे के आवेश क्या होता है, बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर अधिशोषित आयन दीर्घ सतह के स्थिर भाग में रहते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ, अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि अगर कोलाइडी कण है तो जो स्थिर वाला जो आयन होता है वो हमेशा किसके सतह पर रहता है, हमेशा ठोस कोलाइडी कण के सतह पर अधिशोषित होकर रहता है। विपरीत आवेश वाले आयन जो चलायमान सतह में अधिक रहते हैं, इसका कारण चलायमान भाग पर विपरीत आवेश रहता है। चलायमान भाग रहता है हमेशा उसके विपरीत आवेश देखने को मिलता है। ज़्यादातर विपरीत आवेश देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये धन आवेश है तो ज़्यादातर इस पर यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसके आसपास ज़्यादातर ऋण आवेश दिख रहा है। ठीक, धन आवेश इधर कम दिख रहा है इसके आसपास। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर धन आवेश ज़्यादा दिख रहा है इसके आसपास और ऋण आवेश कम दिख रहा है। दीर्घ सतह पर स्थिर और चलायमान भाग पर विपरीत आवेश की उत्पत्ति के कारण इन दोनों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है, स्थापित हो जाती है। अब वही चीज लिखा है, स्थित आवेश पर मान लो कि धन आवेश हो गया, इधर क्या ऋण आवेश बनने लगा, तो इसके कारण इसके बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और इस विभवांतर को ही जीटा विभव या इलेक्ट्रॉनिक विभव भी कहा जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीटा विभव कहते हैं।
जो इसके बीच में, तो दो यहाँ पर चीज निकल के आया, स्थिर सतह और चलायमान सतह। स्थिर सतह और चलायमान सतह, तो जो ठोस के ऊपर अधिशोषित आवेश रहता है उसको हम स्थिर सतह कहते हैं, और जो उसके बाद वाला जो लेयर बनता है, दो लेयर बनता है, तो दूसरा जो लेयर होता है वो चलायमान सतह कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंटें लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे। हेडिंग के रूप में क्या है, हेडिंग के रूप में डालेंगे हम लोग जीटा विभव और इससे संबंधित संबंध गुण। जीटा विभव और इससे संबंधित गुण हेडिंग डाल लेना है सबसे पहले। हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले हम लोग दो सतह का बात करेंगे। लिखना है कोलाइडी विलयन में ठोस और द्रव को पृथक करने वाला तल, ठोस और द्रव को पृथक करने वाला तल दीर्घ सतह करता है। पृथक करने वाला तल दीर्घ सतह करता है, जो दीर्घ सतह करता है। पहला सतह ठोस की ओर होता है। पहला सतह ठोस के साथ रहता है, ऐसे लिखना। पहला सतह जो ठोस के साथ रहता है उसको स्थिर कहते हैं, स्थिर सतह कहते हैं, उसको स्थिर सतह कहते हैं। जो द्रव की ओर रहता है, जो द्रव की ओर सतह रहता है, इसलिए जो द्रव की ओर सतह रहता है उसको चलायमान सतह कहते हैं, उसको चलायमान सतह कहते हैं। और उसके बाद इतना लिखने के बाद ये दोनों डायग्राम को बना लेना है। दोनों डायग्राम को बना लेने के बाद तब हम लोग लिखेंगे किसका, तब हम लोग जीटा विभव का डिफिनीशन लिखेंगे, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। जीटा विभव को और एक नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोकाइनेटिक विभव इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, तो जीटा विभव का डिफिनीशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। अब इसमें और भी बहुत सारे विभव के बारे में दिया हुआ है, लेकिन ये सब कोई भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको आगे स्किप करके चलेंगे। हम लोग आगे अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। अब आगे जो पढ़ना है हम लोग को, कोलाइडी विलयनों का स्कंदन और अस्थायित्व के बारे में पढ़ना है। कोलाइडी विलयन का स्कंदन क्या होता है और अस्थायित्व क्या होता है। स्कंदन मतलब जो अवक्षेप के रूप में जम जाता है, बैठ जाता है ठोस के रूप में, उसको हम लोग स्कंदन कहते हैं। ठीक, यहाँ पर भी उसके बारे में और चर्चा हम लोग करेंगे, और उसका अस्थायित्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वो स्टेबिलिटी उसका क्या है और वो स्टेबल कैसे रह सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ से अब चर्चा करना शुरू करेंगे। देख लेते हैं कितना बड़ा टॉपिक है, उसके हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए कि जितना भी पार्ट है सब थ्योरेटिकल पार्ट है, इसीलिए इसको थोड़ा छोटे छोटे हिस्सा में हम इसको वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा लेकर नहीं चल रहे हैं। फिर भी ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी एक चैप्टर समाप्त हो। उसके बाद देखिए ये चैप्टर समाप्त होते ही इनऑर्गेनिक का पार्ट बचता है। इनऑर्गेनिक का पार्ट हम शॉर्ट में लेकर चलते हैं, इसलिए कि वो ज़्यादा इनऑर्गेनिक का पार्ट थोड़ा शॉर्ट में हम लेकर चलते हैं, इसलिए कि इनऑर्गेनिक का पार्ट जो होता है सिर्फ पिघलने वाला चीज़ होता है। इनऑर्गेनिक का पार्ट लगभग कोई समझने वाला पार्ट नहीं होता है, तो उसको हम एक स्लाइड से पढ़ेंगे और इस स्लाइड में जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करके उसको नोट्स वगैरह नहीं बनाया जाएगा, जो भी होगा उसका PDF वगैरह हम शेयर कर देंगे, या उसका प्रिंट आउट जिसको चाहिए प्रिंट आउट लेकर रख लेना है। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसको अब जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जब कोलाइडी विलयन का रक्षण दिया हुआ उसके पहले तक का हम लोग कुछ यहाँ पर टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, स्कंदन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो होता क्या है, कोलाइडी कणों पर सदृश आवेश, जो उस पर आवेश होता है जो दिखाई देता है, तब परस्पर विद्युत विकर्षण के कारण ये कण एक दूसरे से पृथक रहता है। अभी पहले ही बताए थे कि अगर इस पर विधान आवेश आए
और इसके बगल वाले कोलाइडी कण पर भी क्या है, एक विलयन के अंदर बहुत सारे कण होगा, सब पर क्या है, धन आवेशित है। अब ऑब्वियस है कि जब सब पर धन आवेशित रहेगा तो ये एक दूसरे से क्या करेगा, एक दूसरे का विकर्षण करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा, जिसके कारण ये पृथक रहता है, मतलब अलग अलग होके रहता है। यदि इनके आवेश को किसी प्रकार से क्या कर दिया जाए, उदासीन कर दिया जाए, तो ये एक दूसरे के निकट आकर बड़े आकार के कण की रचना कर लेते हैं और क्षेपित हो जाती है, और क्षेपण का मतलब वही ठोस के रूप में बन जाता है एक साथ जुड़ के। उसी कोलाइडी विलयन के इस अवक्षेपण को ही हम लोग क्या कह देते हैं, स्कंदन कहते हैं। तभी हम लोग पढ़े थे कि उसको ठोस के रूप में क्या होता है, जम जाता है, बैठ जाता है। तो ये क्या होता है, जब हम लोग इसको क्या करते हैं कि इस पर से जो आवेश रहता है उस आवेश को खत्म कर देते हैं, किसी प्रकार से उसको उदासीन बना देते हैं, तो ये स्कंदन की घटना देखने को मिलता है, ये स्कंदन की घटना देखने को मिलता है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे स्कंदन हेडिंग डालकर, सबसे पहले तो ये हेडिंग डाल ही लेना है, उसके बाद स्कंदन हेडिंग डालना है। क्या डालना है, स्कंदन। स्कंदन में क्या लिखना है, तो स्कंदन में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। भी वही चीज़ बताए कि किसी प्रकार से इसको उदासीन कर दे, ये एक साथ जुड़ने लगता है, जुड़कर बड़े आकार का बनने लगता है, जुड़कर बड़े आकार का बनने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि ये ऐसा हो सकता है, उसको उदासीन बना दे, उदासीन बना के स्कंदन की क्रिया करा दे। अब एग्जाम्पल के रूप में ये कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले दिया विद्युत अपघटन की क्रिया से। किससे, तो विद्युत अपघटन की क्रिया से ऐसा किया जा सकता है। चलिए इसको देखते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में क्या करते हैं, तो यदि विद्युत अपघटन की अल्प मात्रा में उपस्थिति से कोलाइडी विलयन के अस्तित्व आता है, फिर भी उसकी मात्रा अधिक हो जाने पर कोलाइडी विलयन स्कंदित हो जाते हैं। अब देखो इसमें अल्प मात्रा में क्या कर रहे हैं, कोलाइडी कण पे आवेश आ रहा है, तो ये अस्तित्व बना के रख रहा है, अपना स्टेबिलिटी को बना के रख रहा है। फिर भी अगर उसकी मात्रा अधिक कर दिया जाए तो कोलाइडी विलयन स्कंदित हो जाता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कण पर अपने से विपरीत आवेश आयनों का ग्रहण कर लेते हैं। फर्स्ट तो कोलाइडी कण आवेशहीन हो जाते हैं। होता क्या है, अगर हम लोग कोई विलयन है, अगर उस विलयन हम क्या कर रहे हैं, आवेश ज़्यादा उत्पन्न करते जा रहे हैं, उसमें अगर ज़्यादा आवेश देते जा रहे हैं, तो कुछ देर के बाद मान लो कि इस पर अगर धन आवेश है, तो धीरे धीरे इस पर क्या होता है, ऋण आवेश अधिशोषित करने लगता है। धन आवेश के साथ साथ ऋण आवेश भी अधिशोषित करने लगता है। तो अगर जितना धन आवेश रहेगा उतना ऋण आवेश अधिशोषित कर लेगा, तो ये जो कण हो जाएगा कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये कण कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और उदासीन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसका स्कंदन हो जाएगा। जैसे ये उदासीन होगा उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका स्कंदन हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, आवेशीन होने के बाद ये स्कंदित हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि उसकी मात्रा अधिक हो जाने पर कोलाइडी विलयन स्कंदित, किसकी मात्रा, तो विद्युत अपघटन की मात्रा, विद्युत अपघटय की अल्प मात्रा से, विद्युत अपघटय अल्प मात्रा, अगर विद्युत अपघटय की मात्रा को अधिक हो जाने पर, विद्युत अपघटय तो यहाँ में लिखना है सबसे पहले, ये इसमें एक नंबर दे के विद्युत अपघटय की क्रिया लिखना है, एक नंबर दे के लिखना है विद्युत अपघटय की क्रिया। तो विद्युत अपघटय क्रिया में हम जो बोल रहे हैं उसको लिखना है कि विद्युत अपघटय की मात्रा अधिक हो जाने पर, विद्युत अपघटय की मात्रा अधिक हो जाने पर, अधिक हो जाने पर कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेश आयनों का ग्रहण कर लेते हैं। अपने कण कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेश वाले आयनों को ग्रहण कर लेते हैं। आवेश वाले आयनों को ग्रहण कर लेते हैं। फलतः कोलाइडी कण आवेशहीन हो जाते हैं, होकर स्कंदित हो जाते हैं। स्कंदित मतलब ये बता रहे ठोस के रूप में बड़ा आकृति का बन जाते हैं, तो स्कंदित हो जाते हैं, इतना लिख लेना है, स्कंदित हो जाते हैं। ये स्कंदित हो जाने का एक तरीका बताया गया कि अगर हमको करना है, क्या करना है, कोलाइडी कण को स्कंदन कर देना है। कोलाइडी कण को स्कंदन कर देना है तो विद्युत अपघटय की क्रिया को क्या कर दे, बढ़ा दे। विद्युत अपघटय की क्रिया को बढ़ा देने से ऐसा हो जाता है। विद्युत अपघटय की क्रिया को बढ़ा देने से ऐसा हो जाता है। ठीक,
अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। क्या दिया हुआ है, तो विपरीत आवेश वाले आयन, जो विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं, वह आयन जिसका आवेश कोलाइडी कण के और आवेश के क्या हो, विपरीत हो, की संयोजकता जितना अधिक रहता है, उसकी अवक्षेपण या स्कंदन की शक्ति उतना ही अधिक होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। मान लो कि अगर इस पर प्लस आवेश है तो इसके विपरीत आवेश क्या होगा, ऋण आवेश होगा, माइनस आवेश होगा। इसकी मात्रा जितना अधिक होगा, इसकी मात्रा जितना अधिक होगा, उसका स्कंदन शक्ति उतना ही क्या होता है, प्रबल होता है, उतना ही अधिक होता है। उसका स्कंदन शक्ति उतना ही प्रबल होता है, उतना ही अधिक होता है। तो इसको नोट डाउन करके या डॉट करके लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले लिखना है कि जो कोलाइडी कण पर आवेश होता है, अगर उसके विपरीत आवेश को, उसके विपरीत आवेश जितना ज़्यादा हम लोग देंगे, उसके विपरीत आवेश हम लोग जितना ज़्यादा देंगे, उसमें स्कंदन की शक्ति उतना ही ज़्यादा होगा, उसमें स्कंदन की शक्ति क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में भी स्कंदन शक्ति का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ऋण आवेश वाला। ऋण आवेश का क्रम अगर देखेंगे तो इसका स्कंदन की शक्ति आयनों के स्कंदन क्षमता के अनुसार इसका स्कंदन शक्ति सबसे ज़्यादा होता है। अगर ये वाला आवेश देंगे, मान लो कि अगर कोलाइडी कण पर धन आवेश है, तो अगर ये सबसे ज़्यादा स्कंदित शक्ति होता है, सबसे ज़्यादा स्कंदन घटना कराएगा, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये दोनों धन आवेश और ऋण आवेश का। अगर ऋण आवेश रहेगा तो किसको यूज करना है, ऋण आवेश रहेगा तो ये धन आवेश वाला यूज करना है। अगर धन आवेश रहेगा कोलाइडी कण तो ये ऋण आवेश यूज करना है। तो दोनों को उसके नीचे ये टेबल बना लेना है, लिखकर ये टेबल बना लेना है, ठीक। ये सबसे ज़्यादा स्कंदित करेगा अगर कोलाइडी कण क्या धनात्मक रहेगा तब, अगर ऋणात्मक रहेगा तो ये सबसे ज़्यादा स्कंदन घटना कराएगा, ठीक। ये स्कंदन मान को बताता है। तो ये दोनों लिख लेना है उसके नीचे। ठीक है, ये हम लोग विद्युत अपघटन की क्रिया से हम लोग पढ़ रहे थे। आगे जो है 2 नंबर इसमें होगा, तो 2 नंबर जो है वह है कोलाइडी विलयनों के पारस्परिक क्रिया से। कोलाइडी विलयनों की पारस्परिक क्रिया से अब ये क्या करता है, इसको भी समझना है। तो 2 नंबर में पहले तो ये हेडिंग लिख लेना है, कोलाइडी कणों के विलयनों की पारस्परिक क्रिया से। इसमें क्या करते हैं, 2 कोलाइडी कण आपस में मिला देते हैं। विपरीत आवेश वाले 2 कोलाइडी विलयनों को परस्पर मिला देने से स्कंदन हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया, आर्सेनिक सल्फाइड कोलाइडी विलयन, जिस पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। वैसे ही फेरिक ऑक्साइड कोलाइडी विलयन, जिस पर क्या होता है, धन आवेशित होता है। और दोनों को आपस में मिला देने से ये उदासीन हो जाता है, जिससे अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे स्कंदन की घटना घट जाता है, जिससे स्कंदन की घटना घट जाता है। तो यहाँ पर सिंपल ये सबसे पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है इसको। इसमें हम लोग क्या करते हैं, विपरीत आवेश वाले 2 कोलाइडी कण, हम लोग के पास 2 विलयन रहेगा 2 कंटेनर में। इसमें जो मान लो कि कोलाइडी कण है, इस कोलाइडी कण पे क्या है, तो सब के सब धन आवेशित है, सबके सब धन आवेशित कोलाइडी कण है। और एक विलयन एक और है जिसमें क्या है, इसमें सबके सब क्या है, ऋण आवेशित है, सबके सब ऋण आवेशित है। तो ये दोनों को आपस में ही क्या कर दे, मिला दे। तो अब ऐसे धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, जिसके कारण इसके कण क्या होने लगेगा, जुड़ने लगेगा। और जुड़ने लग के स्कंदन की घटना कर लेता है, जुड़ने लग के स्कंदन की घटना करने लगता है। और इसका एग्जाम्पल का बात कर देंगे तो आर्सेनिक सल्फाइड लिया जाता है कोलाइडी विलयन, जो कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है। और दूसरा एक फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन लेंगे, जो कि कैसा होता है, धन आवेशित होता है। और दोनों को आपस में मिला देने से क्या हो जाता है, स्कंदन की घटना घट जाता है। तो चाहोगे तो किसी को मन है तो ये एग्जाम्पल को भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से उदासीन हो जाता है, यहाँ पर दिखाया भी गया है कि ये दोनों को मिलाने से उदासीन हो जाता है। इस बार को चीज़ को ध्यान में, बस इसमें और कुछ खास नहीं पढ़ना है। ये 2 तरीका था जो कि विलयन को क्या करना था, स्कंदन करना था। कोलाइडी विलयन को क्या करना था, स्कंदन करना था। स्कंदन कभी हो सकता था जब उस पर से आवेश को क्या कर दे, खत्म कर दे। आवेश को खत्म करने का 2 तरीका पढ़े हम लोग, विद्युत अपघटन की क्रिया को बढ़ा दे तो उससे आवेश खत्म किया जा सकता है। एक तरीका हम लोग पढ़े कि हम लोग 2 कोलाइडी विलयन को, एक धन आवेशित कोलाइडी विलयन, एक ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन को आपस में क्या कर दे, मिला दे, तो उससे भी आवेश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिससे स्कंदन की घटना घट जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो है कोलाइडी विलयन के रक्षण, कि कोलाइडी विलयन को हम लोग कैसे बचा कर रखेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ से हम लोग उसको
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।